सकारात्मक एवं सराहनीय है। मैंने इन सुझावों को नोट कर लिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इन सभी माननीय सदस्यों को आश्वासन दिलाना चाहता हूं, इन सुझावों पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए प्रदेश के पशुपालन से संबंधित जो भी इनके सुझाव आए हैं उनको अमल में करेंगे, उनके सुझावों को प्राथमिकता देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के वरिष्ठ सदस्य राजेंद्र जी पारेख ने एक सुझाव दिया था कि हमारी गोवंश है वो आवारा नहीं हो सकता, और कई माननीय सदस्यों ने भी ये बात बताई कि गोवंश, जिसे गो को हम माता कहते हैं, और नंदी जो शिवजी भगवान का सवारी है, उनको हम आवारा नहीं कह सकते। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सही बात है कि ये बोलचाल की भाषा में आवारा शब्द क्या पता कैसे ये छप गया, और लगातार सब लोग आवारा आवारा ही कहते हैं इसको। तो ये माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में घोषणा करता हूँ कि गोवंश को आवारा की जगह बेसहारा या निराश्रित है, ये सभी जगह लिखा जाएगा। ये सदन में घोषणा करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य बाबू सिंह जी राठौड़ ने जैसलमेर जिले की गौशालाओं की जांच के लिए भी बताया, तो जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को दे दी है। पशु मेले 7 की जगह ज़्यादा पशु मेलों की बात इन्होंने कही है, तो वो भी पूरे सभी जिलों में हम पशु मेले खोलने का काम करेंगे। माननीय राजसमंद से आने वाली माननीय सदस्य दीप्ति माहेश्वरी जी का दर्द था कि पिछली बार इनके क्षेत्र में बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय स्वीकृत हुआ था, फिर उसके लिए भूमि भी आवंटित हो गई, लेकिन वो किसी राजनीतिक कारणों से वहाँ से नाथद्वारा चला गया। तो निश्चित रूप से ये कहीं यदि कोई घोषणा हो जाती है, कई घोषणा हो जाती है और फिर उनको नहीं मिलता है, तो ये अच्छी बात नहीं होती। मैं इनकी पहले वाली घोषणा को मैं यहाँ घोषणा करता हूँ, पूरी करता हूँ। दीप्ति जी के बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय हम खोलेंगे। नहीं, पुराना नहीं ले जाएंगे, वो तो दिया हुआ वही रखेंगे, लेकिन नया है ना, आपकी घोषणा थी, आपने वहाँ पूरी नहीं की, आप उसको नाथ द्वारा लेकर चले गए, लेकिन वो अधूरी घोषणा है ना, उसको मैं पूरा करूँगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, पशुपालन विभाग राज्य के ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रदेश का काफ़ी बड़ा भाग मरुस्थलीय एवं जनजाति बाहुल्य का क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र भी है। राज्य में 70% पशुपालन से जुड़े हुए लोग हैं। वर्ष 2019 की पशु गणना में राज्य में 5,66,00,000 पशुधन तथा 1,46,00,000 कुक्कुट संपदा है। देश में पशुधन संख्या के आधार पर राजस्थान का द्वितीय स्थान है। पूरे देश में जो पशुधन है सबसे ज़्यादा अपने यहाँ पूरे भारत में दूसरा नंबर लगता है। वर्तमान में भारत विश्व में दूध उत्पादन करने वाला पहला देश है। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि भारत विश्व में दूध उत्पादन करने वाला पहला देश है। अन्य देशों की तुलना में भारत में सर्वाधिक पालतू पशु है। हमारे राज्य में ग्रामीण परिवार, खासकर भूमिहीन लघु सीमांत किसान पशुपालन को अपनी आय के पूरक स्रोत के रूप में अपनाते हैं। दूध, माननीय अध्यक्ष महोदय, ऊन उत्पादन करने में जो पशुओं से हमें प्राप्त होती है, राजस्थान पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। इसी के साथ में दूध उत्पादन में सभी तरह का दूध, चाहे वो गाय का दूध हो, ऊँटनी का दूध हो,
या दूसरे अन्य पशुओं का दूध हो, सभी तरह के दूध उत्पादन में राजस्थान पूरे देश में दूसरे नंबर पर है। देश के कुल दुग्ध उत्पादन का लगभग 15% एवं ऊन उत्पादन का 46% उत्पादन राज्य में होता है। राज्य के कुल सकल घरेलू उत्पाद आय में लगभग 13% योगदान पशुपालन से है। भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि के बाद पशुपालन का सकल घरेलू उत्पाद में सबसे बड़ा योगदान है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पशुओं से किसानों को खाद मिलती है। फसलों के अच्छे उत्पादन के लिए प्राकृतिक व जैविक खाद का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। गाय, भैंस, बकरी, ऊंट आदि पशुओं से हमें दूध एवं इनसे निर्मित दही, घी, मक्खन, पनीर सहित इनसे निर्मित उत्पादों की प्राप्ति भी हमें होती है। घोड़ा व ऊंट माल परिवहन के साथ पर्यटकों के भी उपयोगी सिद्ध होता है। रेगिस्तान में ऊंट सबसे उपयुक्त साधन है। पशुओं के मरने के बाद भी उसके चमड़ी, सींग और उनकी हड्डियां भी हमारे लघु उद्योगों को बढ़ाने व युवाओं को रोजगार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भेड़ बकरियों की ऊन से कंबल, कालीन सहित कई उपयोगी सामग्री बनती है। पशुपालन देश व राज्य के आय के स्रोत बढ़ाने, किसानों, महिलाओं व युवाओं को रोजगार के अवसर देता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे पशुपालक मजबूत हो, माननीय मंत्री जी, हो, थोड़ा जोर से बोलो, किसी नींद आ रही है तो उनकी नींद उड़ जाए। उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो, इसके लिए हमने हमेशा पशुपालकों के हितों पर जोर दिया है। आज राज्य का पशुपालक पहले की तुलना में कई ज़्यादा संपन्न और प्रसन्न है। सरकार की कल्याणकारी और विकास वाली नीतियों ने इस परिदृश्य को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि भारत में गाय पालन पर नज़र डालें तो हमारे देश में देसी, गिर, साहिवाल, राठी, कांकरेज, अंगोर तथा लाल सिंधी नस्लों की गाय पाई जाती है। कुछ विदेशी नस्ल की गाय भी कई क्षेत्रों में पाई जाती है। अधिक दूध देने वाली इन विदेशी नस्लों में जर्सी और हॉलिस्टीन मुख्य है। गिर सहित कई गायों की नस्ल से प्रतिदिन 30 से 40 लीटर की दूध की प्राप्ति होती है। हमारी संस्कृति में माननीय अध्यक्ष महोदय, पशुओं, पक्षियों, पेड़ों और नदियों को पूजने की परंपरा है। हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि गाय में 33 कोटि देवी देवता बसते हैं। गाय से हमें दूध, दही, घी मिलता है। गाय के गोमूत्र से गो अर्क बनता है, जिससे कई तरह की बीमारियां, चर्म रोग, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर ठीक होती है। गाय का चमड़ा व हड्डियाँ भी उपयोगी है। गाय से प्राप्त होने वाली सारी चीज़ें हमारे जीवन में उपयोगी है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने गाय को माता का दर्जा दिया है। इसलिए गौ माता व नंदी के संरक्षण संवर्धन हेतु हमारी सरकार भी संवेदनशील है। इस हेतु वर्ष 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री जी वसुंधरा राजे जी ने भू पंजीयन पर गो सेस लगाकर योजना की शुरुआत की थी। वर्ष 2018 में निवर्तमान सरकार ने शराब पर 20% गो सेस लगाकर निधि मद बनाया। उस निधि मद से वर्तमान में गौशालाओं में गोवंश को अनुदान दिया जा रहा है, जिससे उनका चारे पाने की व्यवस्था हो सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल राशि 1087.66 करोड़ का अनुदान दिया गया। साथ ही नंदी व गौ माता दोनों हेतु जिला स्तर पर नंदीशाला, पंचायत स्तर पर नंदीशाला, पंचायत समिति स्तर पर नंदीशाला एवं ग्राम पंचायत स्तर पर पशु आश्रय स्थल खोलने की योजना भी सरकार द्वारा संचालित है, जिसमें से वर्ष 2023-24 में 33 नंदीशालाओं हेतु
लगभग राशि रुपये 26 करोड़ आवंटित की गई। कई माननीय सदस्यों ने ये सदन में बताया कि गौ माता और नंदी, चाहे वो नगरपालिका क्षेत्र हो, चाहे वो पंचायत क्षेत्र हो या रोड के ऊपर भी हो, कई बार जैसे बेसहारा घूमते हैं, कई बार एक्सीडेंट भी होता है। तो मैं माननीय सदस्यों की चिंता से वाकिफ़ हूँ और मैं आप सब से भी निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार ने ये योजना चला रखी है गौशाला खोलने की, आश्रय स्थल खोलने की, नंदीशाला खोलने की, तो आप अपने अपने क्षेत्र में सभी जगह प्रभावशाली हो और आपकी बात को सब लोग मानते भी हैं। तो आप सबसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि पंचायत स्तर पर नंदीशाला ज़्यादा से ज़्यादा खोलाए, समिति स्तर पर नंदीशाला खोलाए, गौशाला खोलाए, जिससे इन गौ वंश का संरक्षण हो सके, उनकी सेवा हो सके, ये मेरा आग्रह है। और रोड पर घूमने वाले जो गौ वंश है वो भी समस्या का समाधान हो जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं का महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट योगदान है। पशुधन के प्रबंधन में भी महिलाओं की भूमिका बढ़ रही है। कुल महिला ग्रामीण कामगारों में 88% और कुल पुरुष ग्रामीण कामगारों में 1.8% पशुधन उत्पादन में लगे हुए हैं। पशुधन उत्पादन में पुरुष श्रमिकों की तुलना में स्वनियोजित महिला श्रमिकों की एक बड़ी हिस्सेदारी है। फसल उत्पादन में इनकी भूमिका के अलावा महिलाओं की कृषि आधारित संबंध गतिविधियों जैसे डेयरी पालन, पशुपालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, खरगोश पालन, मधुमक्खी पालन, फूलों की खेती, बागवानी, फल संरक्षण आदि में लाभकारी भूमिका है। महिलाएं एक परिवार और उसके समुदाय के निर्णायक परिवर्तन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 90% से अधिक पशुधन के मामले में पशुओं की देखभाल से संबंधित कार्य महिलाएं करती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, डेयरी उत्पादन में कुल रोजगार में महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान है। महिलाएं प्रत्येक जानवर के व्यवहार और उत्पादन विशेषताओं से अच्छी तरह वाकिफ होती है। वर्तमान में RCDF सरस डेयरी में दूध संकलन समितियों में महिला अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रही है, जिसकी संख्या 8,824 है। इन समितियों में कुल 4 लाख से अधिक महिलाएं सदस्य डेयरी रोजगार से जुड़ी हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी व माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल जी ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रदेश में महिलाओं की पशुपालन में भूमिका के मद्देनजर रखते हुए पशुपालन विभाग में प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक पशु सखी स्थापित करने की कार्रवाई की जा रही है, जो कि प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत कार्यरत आशा सहयोगियों की भांति पशुपालन विभाग की गतिविधियों के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, रेगिस्तान का जहाज जिसको अपन कहते हैं ऊँट, और ऊँट के संबंध में बार बार शिकायत आती है कि ऊँट विलुप्त होता जा रहा है, उनके संरक्षण की जरूरत है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, ऊँट को संरक्षण के लिए हमारी तत्कालीन भाजपा सरकार ने 2016 में एक योजना ऊँट संरक्षण योजना शुरू की थी। तत्पश्चात गत सरकार ने 2018 में इसे बंद किया, फिर वर्ष 2022-23 में इसे पुनः शुरू किया, जिसमें राज्य के ऊँट प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए ऊँट पालकों को वित्तीय सहायता के रूप में ₹10,000 2 किस्तों में 2 माह की आयु के साथ साथ 1 वर्ष की आयु में नवजात प्रत्येक बछड़े के लिए प्रदान किए जा रहे हैं। इस योजना में वित्तीय वर्ष 2022-23 में 2 करोड़ का व्यय कर 2120 पशु पालकों को लाभान्वित किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जबकि वर्तमान सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 3 करोड़
अभी हमारी सरकार आने के बाद में सिर्फ 6 महीने में 3 करोड़ 78 लाख का व्यय कर 2556 पशुपालकों को वित्तीय सहायता दी। आपकी सरकार ने 5 साल में 2120 लोगों को सहायता दी। हमारी सरकार ने 6 महीने में 3 करोड़ 2556 लोगों को 3 करोड़ 78 लाख रुपए दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में इस सहायता राशि को 10,000 से बढ़ाकर 20,000 करने का बजट घोषणा की है। इससे राज्य में ऊंट प्रजनन को बढ़ावा मिलेगा, राज्य में ऊँटों की घटती जनसंख्या में भी वृद्धि होगी तथा प्रदेश में पशुपालन को प्रोत्साहन मिलेगा। ऊंट पालकों के दूध को खरीदने वाला राजस्थान में कोई केंद्र नहीं था। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने चरस डेयरी के माध्यम से ऊँटनी के दूध के 200 ml के पाउच व घी बनाने का बीकानेर डेयरी में प्रोडक्ट चालू किया है, जो अभी जारी है। उससे ऊँट पालकों को बढ़ावा मिलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय हमारे विभाग की पशुपालन विभाग की 2-3 योजना चल रही है, उस बारे में भी आप लोगों को जानकारी दे दूं। राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना के तहत उद्यमिता विकास कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 में ये योजना प्रारंभ की गई थी, जिसके तहत ग्रामीण इलाकों में मुर्गी, भेड़, बकरी, सूकर पालन के क्षेत्र में उद्यमिता विकास के माध्यम से किसानों को प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर प्रदान कर लाभान्वित किया जाना है। योजना के तहत परियोजना लागत पर 50% अधिकतम 50 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है। गत सरकार के कार्यकाल में इसमें केवल 3 परियोजनाओं के लिए 1 करोड़ 49 लाख की सब्सिडी स्वीकृत की गई थी। 5 साल में 3 परियोजनाएं स्वीकृत हुई, जिसमें 1 करोड़ 49 लाख की सब्सिडी दी, जबकि हमारी सरकार आने के बाद में हमने 6 महीने में 24 परियोजना के लिए कुल 7 करोड़ 70 लाख की सब्सिडी जारी की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पशुओं में फैलने वाला जो रोग है खुरपका, मुंहपका, इसके नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम चल रहा है। भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत वर्ष 2030 तक FMD रोग का 100% उन्मूलन किए जाने के उद्देश्य से योजना संचालित है। योजना के तहत पशुओं को हमारी सरकार के कार्यकाल में 6 माह में कुल 1 करोड़ 94 लाख गोवंश भैंस वंश के पशुओं को टीकाकरण का कार्यक्रम किया है। राजकीय कुक्कड़ पालक प्रशिक्षण संस्था अजमेर, इस संस्थान में कुक्कड़ पालन का व्यवसाय करने के लिए सभी वर्गों के इच्छुक व्यक्तियों को रोजगार के कुक्कड़ पालन संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं सबके करेंगे, आप चिंता मत करो। माननीय अध्यक्ष महोदय, पशु प्रशिक्षण संस्थान जोधपुर में चल रहा है। प्रदेश के पशुपालकों में नई चेतना एवं आत्मविश्वास जागृत करने और नवीन तकनीक की जानकारी देने के उद्देश्य से जोधपुर में पशुपालक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कर पशुपालकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021 से राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना अंतर्गत राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत गौ एवं भैंस वंशीय पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान निःशुल्क किया जा रहा है। इस योजना में अब तक कुल 61,76,000 गाय भैंस में कृत्रिम गर्भाधान करवाया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पशुपालक के प्रति लोगों की रुचि बढ़े और पशुपालन के प्रति रुचि बढ़े, इस हेतु सरकार पशुपालकों के सम्मान का भी आयोजन करती है। प्रदेश के प्रगतिशील किसानों की तरह प्रगतिशील पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष राज्य स्तरीय पशुपालक सम्मान समारोह आयोजित किया जाता है।
माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने पशु पालकों के हितार्थ एक घोषणा की है। वर्ष 2024-25 में गोपालक क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है। इसमें प्रथम चरण में 5 लाख गोपालक परिवारों को 1 लाख रुपयों का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा, जिस पर 150 करोड़ रुपए व्यय होंगे। इससे गोपालकों को पशुपालन के लिए सहायता व प्रोत्साहन मिलेगा। इस योजना का क्रियान्वयन सहकारिता विभाग के माध्यम से किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष विराजमान में इनकी 5 साल की उपलब्धियां या विफलता बता दूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2019-20 में बजट में घोषणा की गई थी कि जोधपुर में एक नवीन पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय खोला जाएगा। जोधपुर के माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत का अग्रह जिला था। 5 वर्ष के कार्यकाल में भी वे अपने जिले की बजट घोषणा को पूरा नहीं करवा सके। वहाँ आज भी शैक्षणिक कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। साथ ही माननीय अध्यक्ष महोदय, जोधपुर के अलावा माननीय जैसे लोग हैं अध्यक्ष महोदय, जोधपुर के अलावा आप जैसे लोग जोधपुर से आते हैं। जोधपुर के अलावा वित्तीय वर्ष 2021-22 में नौवा में, वित्तीय वर्ष 2022-23 में मलसीसर झुंझुनू में, भरतपुर व कोटपुतली में, वित्तीय वर्ष 2023-24 में लालसोट दौसा में, सीकर व बस्सी, जयपुर व सिरोही में नए वेटरनरी कॉलेज खोलने की घोषणा की गई थी। इन 9 घोषणाओं में से कोई भी नहीं खोला गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, जमीन अलॉट हो गई, अब तो देंगे क्या आप? सीकर में वेटरनरी कॉलेज साइंस का वो जो है खुल गया, उसके लिए जमीन अलॉट हो गई। आप सैंक्शन दे रहे हैं क्या पैसों की? अभी तक कॉलेज नहीं खुला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पशुपालकों को घर जाकर इलाज करने, बोले अपने सीट पे जा से बोले, दूसरी नया सीट पे कोई भी संस्थान, नया कोई भी अध्यक्ष जी, जो भी नए संस्थान, बड़े कॉलेज और वो खुलते हैं, अरे ये कोई बात है क्या? कोई बात है क्या? कोई बात है क्या? अरे कोई बात, जबरदस्ती हुई। विषय संबंधी बात करनी है तो हाँ, बाद में। विषय संबंधी बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे कोई भी पशु को के घर जाकर इलाज करने हेतु 1962 मोबाइल वेटरनरी